नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो दीपावली, भैया दूज, जो गोवर्धन पूजा की आप सभी का बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, समृद्ध रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय देश की जो चुनावी फ़िज़ा है वो बहुत गर्म है और राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएँ कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को, उसको लेकर एक पसोपेश भी है और कहीं न कहीं चिंतन-मनन का दौर भी हम देखते हैं। चुनावी राज्यों से जिस तरह खबरें सामने आ रही हैं, समाचार सामने आ रहे हैं या कह दीजिए सर्वे सामने आ रहे हैं, विभिन्न एजेंसियाँ सर्वे करती हैं और लगातार इन चुनावी राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति है, उसको समझने का सर्वे करने वाली एजेंसियाँ भी कोशिश कर रही हैं और जो विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह भी अपने माध्यम से कहीं न कहीं इस प्रयास में है कि जो वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य है, उसको समझा जा सके कि वहाँ के जो मतदाता हैं, उनका रुझान क्या है, किस पार्टी के प्रति वह ज़्यादा उदार दिखाई दे रहे हैं, किस पार्टी को समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही कौन से मुद्दे इन राज्यों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ उसमें कांग्रेस पार्टी के चाहे राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी हों, या जो क्षेत्रीय जो प्रदेश का उनका नेतृत्व है, बीजेपी की तरफ भी अगर देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह जो गृह मंत्री जो हैं, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार चुनावी राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और वहाँ के मतदाताओं को अपने अपने स्तर से लुभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, आम आदमी को सीधे-सीधे प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से मुद्दे हैं? यह बड़ा प्रत्यक्ष प्रश्न की भांति इस समय सभी के सामने है। इन चुनावी राज्यों में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा दमखम लगा रखा है। तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक जो समीकरण है उसको बनने-बुनने में पूरा सारा अपनी कोशिश को लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सर्वे की बात है या विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की जो बातें सामने आ रही, जो रुझान वह लोगों का पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो बात निकल के आ रही है, उसमें मोटा-मोटी बात अगर हम बात समझें तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा सीधा-सीधा मुकाबला है। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का अपना दावा है कि हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस का अपना दावा है कि हमारी सरकार यहाँ इन राज्यों में बन रही है। और कांग्रेस तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के साथ मिज़ोरम को लेकर ही बड़े आशान्वित है। और कांग्रेस के कई नेता को तो ये मानना है, साथ ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी की बातें आने वाली हैं। 3 दिसंबर की जो तारीख है वह कांग्रेस के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस इन राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में भी सरकार बन सकती है। मिज़ोरम को लेके भी कांग्रेस के नेता बड़े दावा कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये, जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस 5 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर सकती है। कुछ का मानना है कि कांग्रेस कम से कम 4 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर सकती है। और एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कांग्रेस कम से कम 3 राज्यों तो बड़ा स्पष्ट रूप से जीत रही है। उसमें वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो तेलंगाना की बात करते हैं। साथ ही राजस्थान में कहते हैं कांग्रेस अगर बिल्कुल सही रणनीति से चलती रही तो हो सकता है कांग्रेस राजस्थान में पुनः सत्ता बनाकर पिछले कई वर्षों का इतिहास को, जो बार-बार सरकार बदलने का इतिहास है राजस्थान का, उसको तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है और राजस्थान में कांग्रेस पुनः सरकार बना सकती है। में बीजेपी भी लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को की सत्ता को बचा ले, कि मध्य प्रदेश का चुनाव ऐसे एक प्रतिष्ठा का चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए बन चुका है कि वह, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने वहाँ सत्ता प्राप्त की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का सहारा लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरा दी थी। तो ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, ये आपसी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बीजेपी कांग्रेस के लिए बन चुका है। कांग्रेस चाहती है कि सत्ता मध्य प्रदेश की प्राप्त करे, वहाँ का चुनाव जीतकर वह सिंधिया के साथ साथ बीजेपी को भी करारा जवाब देने की तैयारी में कांग्रेस दिखाई देती है। और जिस तरह से कांग्रेस के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो उनका उत्साह है मध्य प्रदेश के अंदर, जो उनको एक जोश दिखाई देता है, जोश से लबरेज उनके कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, उससे यह तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है मध्य प्रदेश के अंदर। जिस तरह से लोगों का समर्थन उनके बड़े नेताओं की रैलियों में दिखाई दे रहा हो, जो कल राहुल गांधी ने वहाँ पर अपना रोड शो निकाला, जिस तरह से जन सैलाब उनके साथ उस रोड शो के अंदर दिखाई दिया, उससे तो कांग्रेस पार्टी की बाँछें खिली हुई हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मध्य प्रदेश में रोड शो है, साथ ही वह वहाँ पर रैलियाँ भी कर रहे हैं। अमित शाह भी रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए बड़े कांटे का चुनाव कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और कई लोगों का मानना है, जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कांग्रेस एक तरफा वहाँ जीत रही है, बड़ा अच्छा मार्जिन से जीत रही है। बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी का समर्थक वर्ग भी कह रहा है कि बीजेपी वहाँ चुनाव जीत रही है मध्य प्रदेश में। हालांकि सब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि कौन वहाँ पर किस स्थिति में खड़ा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगा बड़े स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जैसा हमने कहा कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में भी लगातार बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश की तरह से राजस्थान में भी बीच में एक समय ऐसा आया था लगातार कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत ने भी रणनीति के द्वारा और कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट के साथ अपना समन्वय बनाकर उस जो संकट था उस समय टाला था। और उसके बाद भी लगातार कड़वाहट का दौर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चलता रहा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दोनों बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत कहीं ना कहीं एक मंच पर आते दिखाई दिए। और समन्वय का कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास है। और साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने लागू की हैं, वह यह बताती हैं कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं का उसके कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उन जन कल्याणकारी योजना को जो फायदा आम लोगों को मिला, खासतौर से जो मेडिकल स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, जो इसमें 25 लाख का बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है कि कोई भी व्यक्ति 25 लाख तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करवा सकता है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें बड़े बड़े जो हार्ट सर्जरी हैं, ऐसे बड़े ऑपरेशन भी लोगों को फ्री में हो गए हैं, जो उनकी राहत की बात है। तो ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं अशोक गहलोत की, वह लोगों को प्रभावित कर रही हैं। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में लॉन्च किए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के अंदर बड़ा विश्वास है कि वह सरकार वहाँ पुनः बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेता बीजेपी का जो है, उनके अंदर जिस तरह से खटास का बात भी सामने आती है, मत भिन्नता की बात सामने आती है, उसने बीजेपी की संभावनाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में राजस्थान में हैं और हमारा बहुमत आ सकता है, लेकिन तमाम तरह की उठापटक का जो दौर चल रहा है राजनीति में इस समय, वह वास्तव में भारतीय राजनीति को प्रभावित तो करेगा सीधा सीधा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 3 दिसंबर का जो दिन है वह भारतीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन साबित होगा, क्योंकि उस 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। और उससे स्पष्ट होगा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा के मतदाताओं ने किस पार्टी को चुना है, किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, किसको नकार दिया है उन्होंने। वह भारतीय राजनीति को निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी परिणति को भी परिलक्षित कर देगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है, उनके भी या छत्तीसगढ़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए। मैं तेलंगाना और मिजोरम को भी जीतकर कांग्रेस से दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे भारत में हमारा आधार बढ़ रहा है, हमारा जनाधार बढ़ रहा है। लोग हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, उससे लोग करेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी का जिस तरह से एक लोगों में समर्थन बढ़ रहा है, और राहुल के साथ जिस तरह से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, राहुल के साथ जिस तरह संवाद की प्रक्रिया लगातार प्रभावित करने वाली स्थिति में जा रही है, उससे वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास भी पैदा हुआ, उत्साह भी बढ़ा है। और अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वह क्या कमाल कर पाती है इन चुनावों में, या कर्नाटक हिमाचल के ही चुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति हम 5 राज्यों में देखेंगे। यह बड़े सवाल है, ऐसे एक प्रश्न है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है अपने अपने स्तर से, अपने अपने निष्कर्ष निकाल कर। इन चुनाव में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हो रही है, विपक्षी नेता लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं, बीजेपी पर क्योंकि आलोचना कर रहे हैं कि वह लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है एजेंसियों के माध्यम से। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के बेटे और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, उसने तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कहीं ना कहीं एक सिंपैथी कह दीजिए, एक कांग्रेस के प्रति वहाँ का जो रुझान लोगों में बढ़ा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कांग्रेस उठाने की स्थिति में आ गई है। और राजस्थान में जिस तरह से इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी बनाने में सफल होती दिखाई देती है, उससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से भूपेश बघेल को घेरने की बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और ईडी ने कुछ उनके नज़दीकियों के आवास पर छापे भी मार रहे हैं, और जो महादेव ऐप है उसके लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार के बीच लगातार चल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी अपनी जो छत्तीसगढ़ की जो भावनाएं हैं उसको अपने साथ जोड़ा हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं वे, और उसको लेकर भूपेश बघेल के साथ जो जन समर्थन छत्तीसगढ़ के अंदर स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, वह बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। और वहाँ पर जिस तरह से वो जो बीजेपी के बड़े नेता थे रमन सिंह, जिसको जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में हाशिए पर रखा, वह बीजेपी के नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा अनुमान सभी जो राजनीतिक विशेषज्ञ ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं। इन चुनावों की जो भूमिका है भारतीय राजनीति के अंदर, वह तो बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं। और इसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हुई है पिछले कुछ वर्षों से, वह भी एक मुद्दा बन गई हैं। और साथ ही महंगाई का मुद्दा भी, बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनकर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरह जातीय जनगणना की जो लाइन पकड़ी है, जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तरह से वह हर मीटिंग में अपनी उठा रहे हैं,
और बड़ी मुखरता के साथ उठा रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है और यह मुद्दा बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे से वह कैसे निपटे, किस तरह से इस मुद्दे को एड्रेस करें। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो अपने भाषणों के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वह भी इस मुद्दे से बचते दिखाई देते हैं। वह भी इस मुद्दे पर उतना खुल कर नहीं बोल रहे हैं जिस तरह से लोग जवाब की उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब जाते जनगणना की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इन मुद्दों पर वह बीजेपी सब जवाब क्यों नहीं दे रही है। हम देखते हैं कि वह बात कर रही है अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी में जिसका उद्घाटन होना है, में जिसका पूजन होना है, और लगातार मध्य प्रदेश या विभिन्न राज्यों की बात करें, वहाँ पे जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसके वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं और उसको कहीं ना कहीं भुनाने की दिशा में बीजेपी लगातार इन चुनावों में प्रयास कर रही है कि कैसे राम मंदिर के नाम पे लोगों को अपने पक्ष में लामबंद कर लें। और ये भावना जो है भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था जो है उसको फिर वह अपने साथ जोड़ने के प्रयास में बीजेपी लगातार लगी हुई है। हालांकि कोई आसान काम नहीं है। बीजेपी को जैसे लगता है कि पिछले चुनाव में उन्हें कई बार इस राम मंदिर के आंदोलन से फ़ायदा हुआ, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इस बार भी उन्हें कुछ फ़ायदा हो। तो ऐसे बड़े तमाम तरह के सवाल हैं जो राजनीति में इस समय यक्ष प्रश्न की भांति सबके सामने खड़े हुए हैं। और कौन से मुद्दे इन चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं, कौन से मुद्दे आम आदमी की जोड़ से जुड़े हुए हैं, कौन से मुद्दे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं सीधे सीधे, यह बड़े मसले हैं। इन मसलों को एड्रेस करने के लिए ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बात करनी चाहिए। आम आदमी की जब आप हित की बात करते हैं, उन्हें सुविधाओं देने की बात करते हैं, उनके भले की काम करने के लिए बात करते हैं, उनकी भलाई की बात करते हैं आप, तो आप उन मुद्दों को भी एड्रेस कीजिए ना, कि आप बताइए कि हमने इन 5 सालों में आपके लिए ये काम किया है, आपकी जो कठिनाई थी जीवन की में उनको दूर करने के लिए हमने आपको ये कार्य करके दिए हैं। आपके जीवन से जुड़े, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या दूसरे तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जो एक आम आदमी के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। सरकार को ये बताना चाहिए इन 5 सालों के अंदर हमने आपके जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए ये काम किए हैं। आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया है, उसका जो क्रियान्वयन है योजनाओं को हमने बेहतर तरीके से किया है, जिससे कि आम आदमी को सीधा फ़ायदा मिले। चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये 2% ऐसे हैं जो हर आदमी चाहता है वह महंगी ना हो और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी संपन्नता से पूर्ण हो जाए कि हमें भी किसी चुनौती का सामना ना करना पड़े। लेकिन लगता है कि राजनीतिक जो दाव पेच हैं उसमें आम आदमी के मुद्दों की कहीं कहीं गुंजाइश नहीं है और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से आम आदमी को भरवाने की कोशिश करती हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। हालांकि चुनाव परिणाम जब 3 तारीख को आ जाएंगे वह भारत की राजनीति को तो जैसे हमने पहले कहा कि प्रभावित करेंगे और जो राजनीतिक समीकरण नए उसे भी गढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या दूसरे जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वह भी अपनी अपनी ताकत इन राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आजमा रहे हैं और उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। और जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की धुरी है वह भी इन राज्यों की सफलता को लेकर बड़ी आशान्वित है। 5 राज्यों की जीत को अपने खाते में दर्ज करा, उसके बाद विपक्षी दलों की जो एकता गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाता, उसमें भी उसके जो विस्तार है उसका भी वह आसानी से कर पाएगी। क्योंकि जो विपक्षी दलों की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसे अगर 5 राज्यों में अच्छी सफलता मिल जाती है जैसे वह सोच रही है, तो इससे विपक्षी एकता की मजबूती मिलेगी, विपक्षी एकता का आधार ही बढ़ेगा और विपक्षी एकता की जो धुरी है कांग्रेस, सेंट्रल पार्टी है कांग्रेस, उसकी जब मजबूत हो जाएगी तो निश्चित रूप से गठबंधन में कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई देगी। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वह भी कहीं ना कहीं इसे चुनौती मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आधार बढ़ गया तो उनकी कहीं राजनीति कमजोर ना पड़ जाए। ये ऐसे सवाल हैं जो कि 3 दिसंबर के बाद ही इन सब पर मंथन होगा कि कौन सी पार्टी किसके पाले में खड़ी है, कौन सी पार्टी अपना राजनीतिक पाला बदलती है, कौन सा नेता पाला बदलता है। कि 2024 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है और उसके गुणा भाग में ही राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और विधानसभा चुनाव भी उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और हम आपसे भी आग्रह करते हैं इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।